सर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कहा जा रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में है वो राज्यसभा चुनाव में। ऐसे में पार्टी के जो 5 विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के उम्मीदवार जो अमरेंद्र सिंह हैं उन्होंने वोट दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव के समय आरजेडी ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब राज्यसभा की जीत के लिए उसी के वोट जो हैं वो अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर डील की बात की जाए कि आरजेडी और एआईएमआईएम में क्या डील हुई है, तो खबर ये भी आ रही है कि 2026 के विधान परिषद के जो चुनाव हैं जो जून में होने वाले हैं उसमें एक सीट की मांग की है एआईएमआईएम। और अब सवाल उठ रहा है कि या समर्थन ये जो राजनीतिक मजबूरी है या फिर एक आज का ही विजुअल की अगर हम बात कर लें, एक उस विजुअल की भी चर्चा खूब हो रही है, दीपा मांझी जिसमें नजर आ रही हैं और मांझी जी की समधन जो नजर आ रही हैं, बाहर निकलते तेजस्वी यादव के केबिन से हंसते मुस्कुराते, उसके पीछे अख्तर उल इमान और तमाम जो विधायक हैं कुछ आरजेडी के वो भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या है पर्दे के पीछे कोई बड़ी सियासी डील भी चल रही है क्या? देखिए, राजनीति को आप भी खूब समझती हैं और राजनीति में सीधा सीधा कुछ नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है वास्तविकता में, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अमरेंद्रधारी सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि साम दाम दंड भेद भय, मतलब जिस तरह से भी उनको मना लिया जाए। बिल्कुल। तो कीमत देने की बात भी हो रही है। वो कीमत के तौर पर जो आप बता रही हैं कि एमएलसी की मांग है कि जून में जो एमएलसी का चुनाव है तो एक एमएलसी हमको दे दिया जाए। अब इस पर आरजेडी एग्री हो गई होगी तो अलग बात है। विधायकों की कीमत, अब हॉर्स ट्रेडिंग शब्द से कोई डिनाई कैसे कर सकता है? कल तक तो वो अलग रुख अपनाए हुए थे, नहीं मैं तो दरवाजे से लौट गया था। और इफ्तार पार्टी में कल अख्तर उल इमाम के साथ तेजस्वी यादव पालथी मार के बैठे हुए थे और इफ्तार कर रहे थे। तो राजनीति में परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों में जो एक शब्द इस्तेमाल आपकी डील, कौन सा डील हुआ होगा ये अभी थोड़े पता चल जाएगा, कुछ दिन के बाद पता चलेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई ये भी एक आश्चर्यजनक तस्वीर निकली कि मांझी जी के परिवार के लोग, समधान बहू दीपा मांझी जो वो तेजस्वी जी के हाथ से निकल रही है। भाई एनडीए गठबंधन में है, केंद्र में जीताराम मांझी मंत्री हैं, संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं, दीपा मांझी उनकी समधन निकल रही है तेजस्वी जी के आवास से। तो राजनीति की ये तस्वीर है जो सीधी साधी जनता को समझ में नहीं आती है। और इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, कि कुछ चीजें दिखाने के लिए होती है। ठीक है, हम रहेंगे आपके साथ, वोट भी आपको देंगे, लेकिन आपको प्रेशर में रखेंगे कि चलो। राज्यसभा में मांझी जी क्या कह रहे थे? भाई हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था कि एक राज्यसभा का सीट आपको देंगे। तो ये जी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जरा परिणाम तो आ जाने दीजिए। तो परिणाम में कौन किधर किस तरफ खड़े हो जाएंगे, कौन किसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतनी जरूर है कि इसमें साम का भी प्रयोग होता है, दाम का भी प्रयोग होता है, भेद भी लिया जाता है। आप हमारे लोगों को तोड़ेंगे तो हम अपने आपके लोगों को मैं तोड़ ले आऊंगा, भय भी दिखाया जाता है। अच्छा तो ठीक है, जनता के बीच में ही चलनी है ना, कहेंगे कि कैसे ऐसे सेकुलर करते हैं और कैसे बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर दिए जा करके। तो है भी दिखाया गया कि जिन वोटों पर आप विधायक बन करके आए हैं, एआईएमआईएम के विधायकों के बारे में मैं कह रहा हूँ, जरा उनके बीच आपकी क्रेडेंशियल क्या रहेगा। तो साम दाम भेद भय सारी चीजों को उपयोग किया गया और एडीसी अपने आप में सक्षम है। तो अगर लगा होगा कि इन विधायकों को खुश करने के लिए इनको कीमत देनी होगी तो उसमें भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो हर तरह का हथकंडा अपनाया गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि जीत होती है, हार होती है। आने दीजिए 5 बजे फिर हम लोग तो एक बार बात कर ही लेंगे बाद में ना, कि 5 बजे जो परिणाम है उसमें खेल क्या हुआ और कैसे कौन लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे। कहीं से लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को चौथे नंबर पर रखा जाएगा, बिल्कुल। और सीवेज राम जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको 5वें नंबर पर रखा जाएगा।
ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी 5वें नंबर पर होंगे और सीवीएस राम चौथे नंबर पर होंगे। अब देखिए एनडीए ने दांव खेला, कहा कि नहीं सीवीएस राम को 5वें नंबर पर रखिए, इसलिए कि एक दलित मैसेज जाए कि देखिए जब हमने एक दलित को राज्यसभा में भेजने के लिए तय किया तो कैसे ये लोग जो है पाला बदल करके और उधर जाके खड़े हो गए। तो ये एक दलित कैंडिडेट के तौर पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब मांझी जी जो है, अब मांझी जी पर आरोप लगेगा कि भाई देखिए एक दलित कैंडिडेट को छोड़ करके इनके बहू इनकी समधन कहाँ टहल रही थी। तो राजनीति में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पर्दे के पीछे ही खेल होता है। पर्दे के बाहर हम लोग चाहे जितना एनालिसिस कर ले, उस एनालिसिस में सच्चाई कम होती है। जो पर्दे के पीछे चीजें होती हैं उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं जब वो खेल खत्म हो जाता है तब। क्योंकि कौन कहां किसके साथ खड़े हैं उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना, कि अगर हमें नाराज आप करेंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचा देंगे। बिल्कुल। कांग्रेस को क्या समझाया गया उनके 3 विधायकों को कि बस तुरंत सरकार बनने वाली है, मंत्री पद छोड़िए, आपको जो पद कहिएगा वो दे देंगे, आप छोड़िए नहीं वोट कीजिएगा बाइकआउट कर जाइए, तैयार हो गए। एक आरजेडी के विधायक को क्या समझाया गया वो तो वही बता सकते हैं, वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। मांझी जी को कौन सी पीड़ा लेकर के टहल रहे हैं कि उनके परिवार के लोग वहां दिख रहे हैं। तो आएगा, सच्चाई सामने आएगी और फिर अगर हम लोग कल या परसों बात करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस खेल के पीछे का कौन कौन से कारण थे।